देखिए क्या है, अभी अनुराग कश्यप ने बम्बई छोड़ दी, साउथ में सेटल हो गए, इसी मुद्दे पे हुए। मार्केट इतना हावी हो गया है कि क्रिएटिव आदमी काम ही नहीं कर सकता। कंटेंट सेलेक्ट करने के अंदर पहले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, आज किसका होता है? आज आर्टिस्ट का होता है। तो फिर तो फ्लॉप यहीं पे हो गया। अभी तो जो डायरेक्टर है उसको खुद को ही पता नहीं कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा प्रोजेक्ट में। जो क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। दर्शक तो आता नहीं, लेकिन आंकड़ा ये आता है कि सब करोड़ का बिजनेस हो गया, 200 करोड़ का बिजनेस हो गया। वो गेम एज मेकर मुझे तो नहीं समझ में आता। देखिए क्या है, इन्फ्लेटेड फिगर्स आजकल बहुत चल रहे हैं। अब उसके तो तह में कैसे जा सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि मैं तो 200 सीट वाला जो सिनेमा हॉल है जिसके बाहर हाउसफुल आप बोल रहे हो, अंदर खाली पड़ा हुआ है। ये बड़ा डिस्प्यूट वाली चीज़ें हैं और ये इन्फ्लेटेड फिगर्स होते हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती हैं। तो पैसा लगाने वाला उन्हीं के इन्फ्लुएंस में क्यों काम करता है मेरे को ये पूरी चेन है ना साहब, ये कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है, ये पूरा एक जो है चेन है जो मिलके काम करती है। अगर मैं आपको मार्केट की रियलिटी बताऊं, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी फंडर को ढूंढते हैं, तो फंडर पहले पूछता है कि आर्टिस्ट कौन कौन से हैं आपके पास। वो आपसे स्टोरी नहीं पूछता है, सब्जेक्ट नहीं पूछता है कि किस चीज़ पे बना रहे हो आप। वो बोलता है आपने लॉक किसको किया है। ये जो सेलेबल स्टार हैं, ये अगर हैं तो आपको फंडर मिलेगा, फंडर मिलेगा तो पिक्चर बनेगी, पिक्चर बनेगी तो फिर बिकेगी। तो वहाँ पे जो बेसिक बदलाव आया है कि फंडर जो है वो डिसाइड करता है। आज फिर से हमारे पॉडकास्ट में नेत्रा एडवर्टाइजिंग के विनोद गुप्ता जी आ रहे हैं, लेकिन आज उनको मैं होस्ट नहीं करूँगा। मेरे जो सीनियर हैं डायरेक्टर सुरेश मुद्गल, वो होस्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्म की पब्लिसिटी की और उसकी स्ट्रेटेजी की, कि पहले क्या स्ट्रेटेजीज हुआ करती थी और बाकी अप टू देम। विनोद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सुरेश जी, दोबारा फिर आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मौका मैं क्या दूंगा, वो मौका तो आपको बम्बई दे रही कि इतने सालों से जमे हो, सारी इंडस्ट्री को आप अपनी उंगलियों पे घुमाते हो। क्योंकि मैंने वो दौर देखा आपका जब पर वीक दूरदर्शन को आप 80 लाख रुपए कमा के देते थे। पर वीक नहीं, पर फिल्म। ओके ओके। जब दूरदर्शन अपने एकदम पीक पे था तो एक फिल्म के ऊपर 1 करोड़ से ऊपर की ऐड आती थी। तो अब ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी, या क्या ये पॉलिसी चेंज होगी या गवर्नमेंट चेंज होगी कि जो दर्शक जुड़ा हुआ है तो दूरदर्शन से, वो आज टूट गया? दूरदर्शन आज भी जो उसकी पहुंच है वो किसी की नहीं है। 99% पॉपुलेशन को वो टच करता है, जो एकमात्र चैनल है। करेक्ट। और फ्री टू एयर है। लेकिन दुर्भाग्य से सीरियसली इसको जो पहले जो टीम काम करती थी, अब उस तरह से कोई उसको सीरियसली लेता नहीं है। और एक बार जब आप स्पॉन्सर्स के चॉइस लिस्ट में पीछे हो जाते हो, फिर आगे आना बहुत मुश्किल है। और टीआरपी में तो हम बहुत ही पिछड़े हुए हैं। टीआरपी का जहाँ तक ख्याल है, वो जैसे प्राइवेट चैनल्स आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट उनकी जो स्टाइल ऑफ मेकिंग थी वो वेस्टर्नाइज थी, और सोशल फॉर्मेट ज़्यादातर दूरदर्शन देखना पड़ा था, जो कि हमारी फैमिलीज देखती थी। तो क्या आज वो ट्रांसफ़र हुई है दूसरी तरफ? देखिए, अगर आप जो रिसेंट में जो वेब सीरीज़ हिट हुई हैं वो सारे सोशल वाले हैं, चाहे पंचायत, गुल्लक, ये हमारे जो आसपास की जो ऋषिदा बासु चटर्जी वाला जो स्कूल था, उस स्कूल का ये प्रोडक्ट है। और आज भी हम लोग वही देखना चाहते हैं। राजश्री जो बैनर है उसी सिद्धांत पे चला और सक्सेस हुआ। आपने राजश्री की बात की, तो राजश्री ने तो थ्रू आउट 60 फिल्में जो बनाई है, मेरे ख्याल से फैमिली ओरिएंटेड ही फिल्म है। कोई एक ऐसी देखिए, जब वो डिविएट हुए उससे हटे, तो वो सक्सेस उनका मार खा गया। जो उनकी जो एक ट्रेडमार्क था, जो उनकी पहचान थी फैमिली, बाद में फिर वो घूम के उस पे आए। इसके बीच में जो पहलू एक उभर के सामने आता है वो सिर्फ ये है कि मार्केटिंग एक नया फैक्टर आया, कि पुराना आरके का ज़माना हो, सब फिल्में सोशल ओरिएंटेड होती थी। तो ऐसे मार्केटिंग के कारण ये सारा स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो गया? कि आप तो उस पहलू में रहे हो। पहले चाहे वो दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की जो तिकड़ी थी, ट्रायो था, वहाँ से लेके राजेश खन्ना तक, उस टाइम पे ना कोई मीडिया था, ना कोई ऐसा कुछ सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था। लेकिन कंटेंट इतना पावरफुल होता था, और बाय वर्ड ऑफ माउथ, बहुत पब्लिसिटी। हाँ, और एक आदमी जो है वो अगर पिक्चर अच्छी लगी, शोले वाले कई ऐसे बंदे मिलेंगे जिन्होंने 50-50 बार थिएटर में देखी है।
लेकिन वो फिल्म आज रिपीट रन में भी चल रही है। तो इंडस्ट्री में तो फेमस था कि वहाँ पे ट्रेंड बन जाता है, उसी के ऊपर आदमी काम करता है। ये 1980 में रफ़ी साहब का देहांत हुआ, हाँ, आज 2025 है, 45 साल हो गए रफ़ी साहब को गए, वो आज भी उतने ही पॉपुलर हैं और आज की जनरेशन भी उनको उतना ही मिस करती जितना हम और आप। कि वो तो लता जी जो भी उन्होंने गा दिया वो नहीं आज के तो बात यहाँ ये है कि अगर क्वालिटी है तो फिर समय मायने नहीं रखता है। ये तो वो फैक्टर मिसिंग क्यों है? क्या मार्केटिंग में तो आप देखो मार्केटिंग के देखिए एक्सपर्ट हो। सिंपल सा आपको बताता हूँ कि पहले पिक्चर बनती थी फिर मार्केटिंग होती थी, अब पहले मार्केटिंग होती है फिर पिक्चर बनती है। तो अब अंतर सिंपल सा ये है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मार्केटिंग तो उस जमाने में भी होती थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आए या उससे पहले शंकर जयकिशन रहे, मार्केटिंग तो हर पहले थी। लेकिन उनके म्यूजिक में जो मेलोडी थी, नहीं क्या तो मार्केटिंग मेन मुद्दा नहीं था। अच्छा माल बनाने के बाद मार्केटिंग होती थी, पहले अच्छा माल बनाते थे। यहाँ तो पहले मार्केटिंग होती है, उसके बाद जो बन गया वो बेच दो। तो अब इसके लिए दोषी कौन? मार्केटिंग करने वाले या प्रोड्यूसर को सिर्फ एक लॉलीपॉप मिल गया कि पहले मार्केटिंग करते हैं फिर बनाएंगे? देखिए ये अपना अपना दौर है और दुर्भाग्य से हम इस दौर में हैं। राजेश खन्ना का वो जो शाहिर साहब की जो दो पंक्तियाँ कहते हैं कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, तो ये भी एक दौर है। लेकिन अच्छा कंटेंट आज भी जब भी लोगों को मिलता है सर माथे लोग लेते हैं उसको। सर इसी मार्केटिंग पहलू की बात करें तो पहला नो डाउट सुपरस्टार राजेश खन्ना था। उनकी अदाओं पे सब दीवाने थे, सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। उनको बीट किया मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने। नहीं उनको बीट नहीं किया। ये बच्चन साहब से मैंने खुद पूछा था कि मैंने ब्लंटली पूछा था कि आप बड़े के, तो उन्होंने कहा था कि राजेश खन्ना वॉज फिनोमिना। बोला उनके जैसी, ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे भी आज भी वो कहते हैं कि उनके जैसी तो लोकप्रियता किसी को मिली नहीं, आज तक नहीं मिली। तो फिर क्या कारण है कि आज उसी मार्केटिंग के दम के ऊपर उन्होंने काका को गाना से फ्लॉप कर दिया? क्योंकि काका का मैंने जितना करीब से आपने जाना उतना करीब से मैंने भी उनको देखा। 80s का तो 17 जुबली एट ए टाइम देना, बैक टू बैक आज भी रिकॉर्ड है, वो टूटा नहीं है, वो नहीं टूटा, टूटा नहीं है। तो उस टाइम उनकी मार्केटिंग में इतना तो फैलू नहीं, जबकि वो बदनाम थे, लेट आएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क दैट वाज सुपर। चाहे वो शक्ति सामंत की फिल्म हो, किसी की फिल्म हो। शक्तिदा के साथ मेरा काफ़ी जुड़ाव रहा, तो शक्तिदा से मैंने पूछा था कि मैं कहा काका जैसे लेट आते थे और आपने तो मैक्सिमम काम किया है उनके साथ में, तो आप कैसे हैंडल करते थे उनको? बोले क्या है, जब आता लेट था लेकिन जब वो आता था ना तो ऐसा काम करता था कि फिर हमको कोई शिकायत नहीं रहती थी। तो जैसे ही कैमरा रोल हुआ, काका काका। यही बात क्या आप आज के जनरेशन के हीरो में उनके फिर नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जो नई जनरेशन आई है क्या वो इतनी सिंसियर है अपने काम के लिए? नहीं सिंसियर, आज जितना कंपटीशन है पहले तो उतना था भी नहीं। आज तो बहुत बहुत भयंकर कंपटीशन है। तो फिर ये टेकिंग के अंदर कोई बदलाव आया? मैंने आपको क्या कहा, जो बेसिक जो रूट कॉज है, जो जड़ में जो प्रॉब्लम है वो है कि आज पिक्चर नहीं बनती, सेटअप बनता है। तो इसका मतलब आपकी स्टोरी लाइन मिसिंग है, आपके सेटअप के अंदर सिर्फ स्टार बिक रहे हैं, उनकी एक्टिंग नहीं बिक रही। अगर मैं आपको मार्केट की रियलिटी बताऊं, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी फंडर को ढूंढते हैं, तो फंडर पहले पूछता है कि आर्टिस्ट कौन कौन से हैं आपके पास। तो वो आपसे स्टोरी नहीं पूछता है, सब्जेक्ट नहीं पूछता है कि किस चीज़ पे बना रहे हो आप। वो बोलता है आपने लॉक किसको किया है। ये जो सेलेबल स्टार हैं, ये अगर हैं तो आपको फंडर मिलेगा, फंडर मिलेगा तो पिक्चर बनेगी, पिक्चर बनेगी तो फिर बिकेगी। तो वहाँ पे जो बेसिक बदलाव आया है कि फंडर जो है वो डिसाइड करता है। तो ये सुने तो मतलब जो दौर हमारा सक्सेस का था वो तो आज नीचे आ गया। ये मल्टीप्लेक्स में फिल्म फ्लॉप क्यों हो रही है? आज आप कल्पना कर सकते हैं कि गुरुदत्त साहब प्यासा वाला प्रोजेक्ट लेके मार्केट में जाएं और को पैसा लगा दे उसको। उनके ऊपर ही बायोपिक बनने वाला था, वही नहीं बन पा रहा। नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आज क्या है, पहले वो बनाते थे, उसके बाद वो देखते थे कि बेचना है इसको। आज अगर पहले बिकने की बात हो गई है तो फिर कंटेंट क्यों नहीं बनता उसको? क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर रहे हो। अभी मैं आपको फिर एक उदाहरण देता हूँ प्रकाश मेहरा जी का। उन्होंने पहली जो पिक्चर बनाई एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जंजीर। अब जंजीर पिक्चर बनाई, बच्चन साहब को उन्होंने मौका दिया, एंग्री यंग मैन में उनको इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले वो 10-11 फ्लॉप दे चुके थे लाइन से। अमिताभ बच्चन के नाम पे
कोई डिस्ट्रीब्यूटर वो आ नहीं रहा था। जया भादुड़ी उनसे बड़ी स्टार थी उस टाइम पे। बिल्कुल। तो वो प्राण साहब वाला जो गाना है, यारी है ईमान मेरा, वो दिखा दिखा के उन्होंने पिक्चर बेची। आज की तारीख में मार्केटिंग उस टाइम वो ब्रोकर का था, क्योंकि उस फिल्म का 2 नहीं, ट्रायल पर यहाँ पे जयपुर में हुए हैं। पर मुद्दा ये है कि उन्होंने उस बड़ा हीरो नहीं है तो उन्होंने प्रोजेक्ट नीचे नहीं किया, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। जबकि उससे पहले धर्म जी को अप्रोच कर चुके थे, राजकुमार को अप्रोच कर चुके थे, वो देव साहब को अप्रोच कर चुके थे, लेकिन उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया। वो लगन मैं बात कर रहा हूँ कि मेकर की, कि मैं तो बनाऊंगा। उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने प्रोजेक्ट पे कि मैं तो बनाऊंगा, और बनाया और हिट किया। और बच्चन साहब तो फिर लेजेंड हो गए। ये तो वो 70s की बात है। आज भी जो स्थापित नाम है उनके नाम पे आपको मल्टीप्लेक्स मिल जाता है। चेन ऑफ कहना से आप एट ए टाइम 3000 थिएटर में लगा रहे हो। जैसे उस टाइम में 3 ट्राइब अपने, राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार थे। आज ये खान ब्रदर्स हैं, इनके नाम के ऊपर तो बिजनेस हो जाता ना। लेकिन वो कागजों में ही फिल्म हिट है, थिएटर तो खाली पड़े रहते हैं। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली, ये सब इतिहास हो गया। अभी 3 दिन पिक्चर हिट हो जाती है तो सोमवार को तो सक्सेस पार्टी हो जाती है। नहीं तो वो 200 करोड़ का बजट आता कहाँ से यार, कैसे आता है, मेरे को ये तो ये समझाओ ना। अब देखिए, अब जो आज अगर कोई बड़ा हीरो है, उस अगर वो फीस ही 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ ले रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट सब मिला मिलू के 300 करोड़ तो पहुंचेगा ही। सर फिजिकली पॉसिबल है, क्योंकि वो ही आपने बोला मैं 200 करोड़ लेता हूँ या 100 करोड़ लेता हूँ, वट एवर इज थिंग, आप इनकम टैक्स पे चुकाते होंगे। लेकिन बोलता कि वो तो फिल्म बनने के, रिलीज होने के बाद में पब्लिक पैसा है कि वो हम लेंगे। तो हाउ यू काउंट दैट मनी इन योर बजट? नहीं, देखिए ये अलग बॉल गेम है, ये जो उनके अकाउंटेंट्स हैं वो करते हैं। लेकिन आज प्रोजेक्ट बहुत महंगा हो गया है, प्रोजेक्ट बनाना बहुत महंगा हो ये गया तो करोड़ों की तो बात होती है सर, वो तो 100% है कि उसके अलावा कोई चीज़ सोचता ही नहीं। पब्लिसिटी पहले 6 शीट लगते थे, 20-30 लगते थे, बैनर्स लगते थे। उस एरिया में क्या बदलाव आ गया? उस एरिया में तो अब यह है कि आप कपिल शर्मा के शो में जा रहे हैं पिक्चर प्रमोट करने के लिए, मॉल में जा रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। बहुत दुनिया भर का बदलाव आ गया है। कभी आपने देखा राजेश खन्ना को पिक्चर प्रमोट करते हुए, या बच्चन साहब अपनी पीक पे था तो पिक्चर प्रमोट कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमियर शो हुआ करता था जिसमें हज़ारों की भीड़ आती थी, जो बाहर गेट के बाहर खड़ी रहती थी और उनको देखती थी। अभी के दौर में ऐसा कोई स्टार है जो पब्लिक को पुल करके थिएटर तक ले आए? स्टार से आपको इनिशियल ओपनिंग मिलती है, फ्राइडे सैटरडे एडवांस बुकिंग मिल जाती है थोड़ी। उसके बाद तो कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो वो संडे के बाद भी पिक्चर चलेगी, नहीं तो बैठ जाएगी। तो सर मेरा एक अपना मानना है, कंटेंट तो देखने आदमी थिएटर में आएगा ना। आप ये सोशल मीडिया के ऊपर सारे गाने आपने दिखा दिए, हाईलाइट सीन दिखाई दिए, आधी पिक्चर तो आदमी फ्री में देख लेता, फिर थिएटर में कौन जाता होगा? देखिए, अभी इसमें और एक मैं मुद्दा जोड़ना चाहूँगा कि मल्टीप्लेक्स जो है, आज मल्टीप्लेक्स जाना मतलब एक 4 आदमी का अगर परिवार है तो 2,500 से 3,000 रुपये का खर्चा है। अब वो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो जब तक कि वो 100% कंफर्म नहीं हो जाए कि पिक्चर बहुत अच्छी है, जब तक 10 लोग उसको बोल ना दे कि पिक्चर बहुत अच्छी है, तब तक वो जाता नहीं। ये तो ये प्राइस हाइकिंग में भी तो मार्केटिंग का सारा खेल है। अब ये जो मल्टीप्लेक्स जो हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं इस समय इंडस्ट्री को, वो तो उनको सोचना चाहिए। तो वो तो आज OTT से डर रहे हैं। अभी आज अगर आप PVR या कहीं किसी अच्छे मल्टीप्लेक्स में जाएं तो खाली पॉपकॉर्न अगर और पेप्सी आप लेंगे तो 1,000 रुपये का बिल बन जाता है आपका। नहीं, उस चक्कर में सर थिएटर ही नहीं मिलते, कि थिएटर की तो चेन ही उनके पास में है, और वो कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये फिल्म लगेगी तो 1 हफ्ते के अंदर ही मेरा इतना पॉपकॉर्न बिकेगा, इतना पेप्सी बिकेगा, इतने मेरे क्या से पार्किंग का पैसा आ जाएगा। नहीं, पर वो भी तो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा ना। ये कब बिकेगा? जब फुटफॉल आएगा। जब फुटफॉल ही नहीं आएगा तो सर 250 अगर एवरेज ऑक्यूपेंसी आपके थिएटर की 10% 20% है तो उससे क्या बिजनेस होने। आमिर खान ने ये मुद्दा उठाया था अभी रिसेंटली। आमिर खान की फिल्में तो वो 250-300 वाली सीट पे ही तो लगती हैं नहीं, हमारे तो जमाने में। आमिर खान ने भी ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाया था कि भाई अगर थिएटर्स ही नहीं होंगे, अगर मुझे दूर जाना है या महंगे थिएटर में जाना है, बोले अफोर्डेबल थिएटर बनाइए और ज़्यादा बनाइए। जैसे सिंगल स्क्रीन थे, मिनीप्लेक्स, अभी जो एक नया कॉन्सेप्ट है मिनीप्लेक्स है, वो मिनीप्लेक्स बनाइए, अफोर्डेबल टिकट रखिए, अफोर्डेबल खाना रखिए, देखिए फुटफॉल आता है कि नहीं।
अब ये अफोर्डेबल बनाने के लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट्स क्या करेंगे? नहीं, मार्केट इसमें तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उनको और मल्टीप्लेक्स वालों को मिलकर डिसीजन लेना ही है। इसमें मार्केटिंग वाले का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। सर, मार्केटिंग वाला उनको इन फिल्म पब्लिसिटी का पैसा दे रहा है, उसके बाद में प्राइस हाइक कैसे हो रही है? नहीं, इन फिल्म वो तो बहुत नॉमिनल होता है। आज अगर समझिए 200 करोड़ की पिक्चर है तो हार्डली 2% 3% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है उसका। सर, मैं एक फिल्म का नाम नहीं लूँगा, एक अच्छी खासी यहाँ से कोरियर कंपनी थी, उसने करोड़ों में पैसा दिया था। अब कुछ एक जो है एग्जेगरेशन वाले फिगर होते हैं, जो एक्चुअल जो तथ्य बिल्कुल विपरीत होता है, मार्केट रियलिटी बिल्कुल विपरीत होती है। क्योंकि जो भी क्लाइंट पैसा दे रहा है वो पूरा R&D करके आपको पैसा देता है। अपन ने दूरदर्शन की बात की, अपने सिनेमा की बात की, आपका फील्ड यहाँ से मार्केटिंग का था, उसके ऊपर मैंने बात की। अब ऐसा कौन सा पहलू है जो आप बताना चाहेंगे कि आज OTT भी फ्लॉप हो रहा है, OTT का कंटेंट भी जा रहा है? देखिए क्या है, OTT जब आया था और ऐसे टाइम में आया था कि जब लोग घर बैठे थे कोविड के टाइम पे, करेक्ट। तो हमको ये बड़ा सस्ता सुंदर सुलभ साधन लगा देखने के लिए। और OTT का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पूरा ग्लोबल कंटेंट मिल जाता है। आज जो टर्किश सीरियल हैं नंबर 1 चल रही हैं, कोरिया की हैं नंबर 1 चल रही हैं, तो वो जो कंटेंट है OTT की वजह से हमको देखने मिल रहा है और हमारी भाषा में डब होके देखने मिल रहा है। मार्केटिंग का पहलू यही है कि डब होके दिख रहा है। आज साउथ की फिल्में हिंदी में डब होके दिखाई जा रही हैं, वो कंटेंट कैसे पसंद आ रहा है, उसके मार्केटिंग कैसे हो रही है? नहीं, देखिए वो जो डब होके आता है कंटेंट, वो कंटेंट में दम है। आज बाहुबली जैसा ग्रैंडर आपने देखा ही नहीं, किसी ने नहीं देखा। वो प्रभास को कोई जानता नहीं था उससे पहले, बिल्कुल। लेकिन वो रातों रात स्टार बन गया। क्योंकि जब मैं तो खुद इस लाइन का हूँ, उसके बाद भी मैं अचंभित हो गया कि ये कैसे साकार हो गया। हॉलीवुड के टक्कर की पिक्चर थी बाहुबली। विजुअल्स बड़े रिच थे। विजुअल्स बड़े और एकदम टाइट कंटेंट, टू द पॉइंट। आज हमारी फिल्में भी 3 लैंग्वेज में बन के रिलीज हो रही हैं, उनका सक्सेस रेशो फिर कम क्यों है? देखिए, आप बाहुबली बन गई, उसके बाद आप भेड़चाल में 10 बाहुबली और बना दो लुक अलाइक, तो नहीं चलेगा। ये भी तो सीरीज बन रही है कहना से, अपने यहाँ पे सो कॉल्ड कहना से जो मेकर्स बड़े बड़े हैं, वो भी कहना से एक्शन पैक्ड फिल्में बना रहे हैं, हॉलीवुड के टेक्नीशियन आगे काम कर रहे हैं, उसमें फिर मार्केटिंग कहाँ गई? अभी अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल देखी होगी, जो लास्ट पार्ट आया उसका, आप टॉम क्रूज की डेडिकेशन देखिए। जो उसने स्टंट किए हैं वो खुद करता है, डुप्लीकेट करता, यूज़ करता नहीं है। तो फिर वो डेडिकेशन पर्दे पे दिखता है और पूरा वर्ल्ड उसको देखता है। अभी उनका गिनेस बुक में नाम आया है। सर, उन्होंने हर टॉपिक को एक रिसर्च के बाद में प्रेजेंट किया, और वही पहली वाली बात की उनकी मार्केटिंग बाद में होती है, पहले फिल्म बनती है। देखिए 90s में ये आई थी जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क अभी उसका जुलाई में लेटेस्ट पार्ट आने वाला है। आप सोचिए कि अगर 25-30 साल से कोई फ्रेंचाइज चल रहा है और 90 में जो उन्होंने जो डायनासोर जो क्रिएट किया, वो आप मतलब असंभव है। वो इतना रियलिस्टिक, इतना वो, तो आप पहली बात तो है कि कंटेंट सोचना और उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना। सर, इसी बात को अपन आते हैं कंटेंट के ऊपर ही। कंटेंट सेलेक्ट करने के अंदर पहले प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता था, आज किसका होता है? आज आर्टिस्ट का होता है। तो फिर तो फ्लॉप यहीं पे हो गया ना। सलीम जावेद ने अपने ज़माने में राज किया, उनके कंटेंट के ऊपर आप रमेश सिप्पी भी चेंज नहीं करता था, जो आर्टिस्ट बोलते थे। तो बेसिक तो मार्केटिंग से पहले तो वहीं पे आप फ्लॉप हो गए। क्या मैं गलत सोचता हूँ? अभी संगीतकारों का भी इतना होल्ड हुआ करता था कि हाथी मेरे साथी में जब सारे गाने किशोरदा और राजेश खन्ना किशोरदा डेडली कॉम्बिनेशन था, लेकिन नफ़रत की दुनिया को छोड़ के जो गाना था, तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि भाई ये रफ़ी साहब ही गाएंगे। तो राजेश खन्ना साहब अड़ गए कि साहब ये तो काका, मतलब उनका फाइनल। लेकिन वो बोले कि नहीं, ये रफ़ी साहब ही गाएंगे। प्रोड्यूसर भी बोला कि जो म्यूज़िक डायरेक्टर बोलेगा वैसे ही होगा। तो उन्होंने काका को कन्विंस किया कि आप एक बार आइए और देखिए। और काका ने जब वो गाना सुना तो उन्होंने सॉरी कहा कि भाई जब रफ़ी साहब ने जो गाया वो कोई नहीं गा सकता था उसको।
तो उस उतनी होल्ड जब एक संगीतकार की उस टाइम पे हुआ करती थी। तो ले देगा ये है कि हमारा खुद का इंटरनल सिस्टम ही बिगड़ गया। मतलब अभी जो एक शब्द चल रहा है, हम्म। मैं वो शब्द दोहराना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सर क्रिएटिव होता था डायरेक्टर, डायरेक्टर के ऊपर मार्केटिंग वालों ने क्रिएटिव बैठा दिया। अब किसको दोष दूं? नहीं, अभी तो जो डायरेक्टर है उसको खुद को ही पता नहीं कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा प्रोजेक्ट में। बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कितने ही हैं हाँ, कि आज आप कर रहे प्रोजेक्ट हो के बीच में से निकाल दिया जाता है उसको। तो ये जो एग्रीमेंट करवाता है मार्केटिंग वाला, तो क्या वो इन चीज़ों के बीच में नहीं बोल सकता कि अगर आप काम करने की आज़ादी ही नहीं दोगे तो कोई अच्छा कंटेंट कैसे बनाएगा? मेरे को बताओ। देखिए क्या है, अभी अनुराग कश्यप ने बम्बई छोड़ दी, साउथ में सेटल हो गए, इसी मुद्दे पे हुए कि मार्केट इतना हावी हो गया है कि क्रिएटिव आदमी काम ही नहीं कर सकता। बिहाइंड द सीन काम करोगे, नाम किसी का भी आएगा। नहीं, पर मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप अगर पैसे के एंगल से ही सब देखोगे क्रिएटिव लाइन में, तो फिर वो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? आज आज आप संगीत सुनो, वो वो गा के चला जाता है या अपने घर से गा के रिकॉर्ड भेज भेज देता है, या कंप्यूटर से उसको ऑटो ट्यून करके कर देते हैं। उसको पता ही नहीं कि सिचुएशन क्या है, कि क्या गाना कहाँ यूज़ होगा। एक पिक्चर में 5-5 म्यूजिक डायरेक्टर। मतलब ये सिचुएशन सारी बस अभी फ्लॉप होने के टाइम पे ही। आपके कंटेंट में जान कहाँ से आएगी? एक नई चीज़ और है, बीच में एक दौर आया था यश जी के ज़माने, यश चोपड़ा के ज़माने, शूटिंगें फॉरेन में होती थी। अब वो वापस कहना से यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो ये जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना के जो इंसेंटिव्स दे रही है उनको, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, उसके बारे में भी क्या मार्केटिंग का खेल है? नहीं, वो तो गवर्नमेंट की मार्केटिंग है कि भाई टूरिज्म बढ़ेगा, लोग बाग। जब जैसे जेपी दत्ता साहब ने जो राजस्थान दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। करेक्ट है। तो उनको तो कुछ मिला तो नहीं था उस समय। नहीं, तो उस मंशा से किया ही नहीं था। उनको तो लगा मेरी मिट्टी है, वो मैं दिखाऊं। और जितना खूबसूरती से उन्होंने दिखाया कि आपको प्यार हो जाएगा राजस्थान से। वो तो पहले दत्त साहब ने भी रेशम और शिवरम में दिखाया था। नहीं, पर देखिए साहब, वो जो ग्रैंजर है, आप वो देखिए, मोरनी वागामा नाचे, आप वो जो टीला दिखाया है जैसलमेर का। उनके मतलब, लेकिन आज तो वो बना भी नहीं रहे ना। इवन उन्होंने तो बॉर्डर भी राजस्थान में शूट की थी। हाँ, अब बॉर्डर 2 बना रहे हैं, लेकिन चलिए, पर वो अब तो प्रोजेक्ट ही दे दिया, वो थोड़ी डायरेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे डेडिकेटेड डायरेक्टर होने चाहिए ना, कि जो अपनी अपनी मिट्टी। अब जैसे पंजाब वाले हैं, पंजाब को बहुत अच्छा दिखाते हैं। दिखाने के मामले में हमारा एक नाम और उधर उभर के आता है सामने, जो चित्तौड़ के ऊपर पद्मनी पे बनाया, मैसिव, मतलब उनका लार्जर देन लाइफ सारे फ्रेमवर्क होता है। बिल्कुल। उनकी फिल्में तो चल जाती हैं, वो मार्केट कैसे होता है? ये सारा जो एक कॉम्बिनेशन है जो काम करता है, कोई एक चीज़ काम नहीं करती है। आपका कंटेंट, आपका म्यूज़िक, आपकी एक्टिंग, आपके स्टार्स, और फाइनली मार्केटिंग। ये मार्केटिंग रीजनल सिनेमा भी काम करती है। बिल्कुल करती है। तो वो सिर्फ पंजाब का सिनेमा आज करोड़ों में पहुंच गया, दूसरों स्टेट का तो नहीं, नहीं गया। पंजाब का देखिए, पहले सबसे जो बड़ा रीज़न है हिट होने का, कि ओवरसीज़ मार्केट बहुत अच्छी है। यूएस, यूके, कनाडा से उनको बहुत अच्छी रेवेन्यू आती है। करेक्ट है। आज आपका जो मराठी सिनेमा है, देखिए, कोई भी सिनेमा जब ही टिकेगा जब बायर होंगे। बाहर तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर का तो एंगल ही खत्म हो गया आज। नहीं, तो देखिए, नाम चेंज हो गया। ओके, तो नाम, 4 आदमी खरीदने वाले हैं तो 20 आदमियों का माल कैसे खरीदेंगे? अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा कंटेंट आज बनता नहीं है या बिकता नहीं है, सब होता है, लेकिन है कि रेगुलर नहीं होता। सर देखो, मैं बहुत पुरानी बात करूँ, नाज सिनेमा के टाइम में नीचे कम से कम 50 से 100 आदमी खड़े रहते थे फिल्म बिकवाने के लिए। क्या आज कोई ऐसी जगह है बम्बई के अंदर जहाँ पे आपके फिल्म को सेल किया जा सकता है? नहीं, तो अभी कॉर्पोरेट्स आ गए ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर की जगह अब कॉर्पोरेट्स आ गए। तो स्टूडियो तो ख़त्म हो गए। मेन चीज़ जो है फिल्म बनने के बाद में, क्योंकि पहले वो सारा हैंड टू माउथ वाली बात समझ लो कि आदमी ये करेगा ये करेगा ये करेगा, बॉक्स भी खरीदेगा। आज तो हवा से फिल्म आती है और हवा से सारा पैसा बॉम्बे चला जाता है, और उसके बाद में जो कंटेंट बन के आता है तो
दर्शक तो आता नहीं, लेकिन आंकड़ा ये आता है कि सब करोड़ का बिजनेस हो गया, 200 करोड़ का बिजनेस हो गया। वो गेम एज मेकर मुझे तो नहीं समझ में आता। देखिए क्या है, इन्फ्लेटेड फिगर्स आजकल बहुत चल रहे हैं। ओके। अब उसके तो तह में कैसे जा सकते हैं उसके अंदर। वो नहीं, तो दर्शक जानता है कि भाई हमने देखी नहीं देखी। क्योंकि मैं तो 200 सीट वाला जो सिनेमा हॉल है जिसके बाहर हाउसफुल आप बोल रहे हो, अंदर खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो ये बड़ा डिस्प्यूट वाली चीज़ें हैं, और ये इन्फ्लेटेड फिगर्स होते हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती हैं। तो वो पैसा लगाने वाला उन्हीं के इन्फ्लुएंस में क्यों काम करता है, मेरे को ये ये समझ, ये पूरी चेन है ना साहब, ये पूरी चेन है। मतलब यहाँ भी पॉलिटिक्स आ गई। ये कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं है, ये पूरा एक जो है चेन है जो मिलके काम करती है। ओके ओके ओके। ऐसी कोई चीज़ जो बताना चाहो कि आज एक बी क्लास प्रोड्यूसर अच्छी फिल्म बना सके, अच्छा डायरेक्टर ले या अच्छा मार्केटिंग वाला ले? देखिए अगर अच्छा उसके पास है, वो कन्विंस्ड है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो बैक करने के लिए तैयार हैं। उनको पिच कैसे किया जाए? वो देखिए उसके हर चीज़ के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। पिच पिच कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट निकाल के उन तक पहुंचना पड़ेगा। सर वो सब्जेक्ट को अप्रूव कर दिया उन्होंने, एक टोकन अमाउंट भी आपको दे दिया, और वो कीप ऑन वेटिंग करेगा तो वो प्रोजेक्ट कितना डिले होगा? अब वो देखिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अब जैसे आप अगर कहीं वेटिंग ज़्यादा है, अब जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेज़ॉन है, यहाँ पे बहुत वेटिंग है, तो वो आपको रुकना ही पड़ेगा, लाइन में क्यू में आना पड़ेगा आपको। फिर वो टेप आपकी बजती रही, आप कतार में। तो ऐसे क्या ये फ्यूचर सिक्योर है? क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि जो हमने गोल्डन पीरियड देखा था वो भी मेरे ख्याल से बहुत नीचे आ चुका है, और उसके साक्षी आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। क्योंकि हम कम से कम 40 साल पहले की तो बात कर सकते हैं, आज के जनरेशन का तो 40 साल के को तो कहते हैं तुम साइड में बैठ जाओ, ये यंग लड़का करेगा। तो क्या वो सक्सेस आज का यूथ कर पाएगा? जब तक अनुभव को साझा नहीं करेंगे तब तक तो कोई भी चीज़ सक्सेस होने वाली नहीं है। जो आदमी एमबीए करके आया है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री का कोई मतलब स्टूडियो का गेट नहीं देखा है, वो क्या बनाएगा? खाली डिग्री से तो पिक्चर नहीं बनती ना। सर वो वो आज, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए। सर सबका टारगेट पहले होता था फिल्म बनाना, आज सबका टारगेट हो गया ओटीटी पे प्रोजेक्ट बनाना। आज सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। आज मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो उनकी भी मजबूरी है। तो मैं मार्केटिंग के पहलू से ये मान लूँ कि ये अब आने वाला समय सिनेमा के लिए तो और ख़राब है। नहीं खराब तो नहीं है, खराब तो नहीं है। अगर कोई अच्छा, जैसे उस टाइम पे भी राजश्री था जो पारिवारिक पिक्चरें बनाता था, कहीं ना कहीं कोई ऐसा आएगा जो इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करेगा। जैसे एनएफडीसी जो कलात्मक फिल्में थी वो बनाती थी, एनएफडीसी की फिल्में अब श्याम बाबू के साथ में, गोविंद निलानी के साथ में, तो ऐसा कोई ना कोई आपको ठिकाना मिलेगा जहाँ अच्छा कंटेंट बनेगा। एनएफडीसी की कोई फिल्म प्रॉफिट अर्निंग रही हो ये तो नहीं है, वो तो गवर्नमेंट एक अच्छा कंटेंट बनवाना चाहती थी इसलिए बनता था। क्या एनएफडीसी का कंटेंट आज भी दिखाया जाता है दूरदर्शन पे? बिल्कुल बिल्कुल दिखाया जाता है, वो फेस्टिवल वगैरह करते रहते हैं। और जो फॉरेन में जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे भी वो की जाती है। अभी सत्यजीत रे की एक पिक्चर जो उन्होंने वापस से रिस्टोर करके उसको दिखाई थी कांस में, तो वो अच्छा कंटेंट तो हमेशा जागृत रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज मेकर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जिससे कहना से बी क्लास मेकर है वो फिल्म बनाने का साहस वापस, क्योंकि आजकल तो साहस ही टूट चुका है कि वो फिल्म बनाएगा। नहीं, पहले तो मैं थोड़ा ऑब्जेक्शन लूंगा आपसे कि ये बी बी क्लास मेकर क्या होता है। 600 करोड़ की फिल्म ए क्लास, उससे नीचे अगर हम 100-200 करोड़ की भी बनाना चाहें तो वो बी क्लास ही कहलाएगी। मैं सी की तो बात ही नहीं कर रहा, हमारे ज़माने में सी और डी कैटेगरी की तक की भी बनती थी और वो लाखों कमाती थी। देखिए अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उस पिक्चर का, गुजराती एक पिक्चर थी जो बहुत कम बजट में बनी थी और उसने तकरीबन 25-30 करोड़ का बिजनेस किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बी क्लास या ए क्लास, वो गुजराती पिक्चर का 30 करोड़ का बिजनेस करना मायने रखता है। और वो बाय वर्ड ऑफ माउथ वो फैल गई पिक्चर, और अभी उसका सीक्वल भी बन रहा है। मेनली कंटेंट की बात है। एक शायद उसका नाम था फक्त महिलाओं माटे, और उसका भी सीक्वल बन रहा है फक्त पुरुषों माटे। ओके ओके। तो अच्छा कंटेंट आज भी लोग देखते हैं, ऐसी बात नहीं है।
अभी भेजा फ्राई एक पिक्चर आई थी, अगर आप, याद है, नवीन निश्चल, एकदम छोटी पिक्चर छोटी थी, फिल्म थी। लेकिन बाय वर्ड ऑफ माउथ चली वो। जो लोग देख के आए उन्होंने बोला यार देखो ये बहुत अच्छी पिक्चर है। नहीं, वैसे रीजनल सिनेमा में भी इतनी कितनी बनी, राजस्थान के अंदर उस जमाने में कोई 15-20 लाख में फिल्म बन जाती थी और वो करोड़ों का बिजनेस करते थे। कितने उदाहरण है। एक फिल्म थी जिसके 17 लैंग्वेज के अंदर उसको बनाया गया था, फ्रेशली बनाया गया। देखिए सर, नियत ईमानदार होनी चाहिए, रिजल्ट आज नहीं तो कल पक्का आएगा। नियत ईमानदार होनी चाहिए। एज अ मेकर अगर आप जान लड़ा रहे हो तो कोई ना कोई कदरदान तो आपको पक्का मिलेगा। अब सर ऐसे कदरदान अपने ज़माने के साथ, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के लिए सब कुछ लुटा दिया। देवानंद की फिल्म फ्लॉप होती थी लेकिन वो फिल्म बनाते रहे। चोपड़ा साहब टीवी इंडस्ट्री में आ गए लेकिन उन्होंने फिल्म बनाने नहीं छोड़ी। उन हाउसेज की सक्सेस की स्टोरी आपने देखी है, वो सक्सेस स्टोरी क्या थी? उनका एक जुनून था, पैशन था, पैसा इतना वो नहीं था, मेन क्राइटेरिया नहीं था। उनका एक सपना लेके आए थे कि ये सपना पूरा करना, वो किया उन्होंने और उसकी कीमत भी चुकाई। जब पिक्चरें पिटी, बहुत लॉस हुए, वो कीमत भी चुकाई, लेकिन वो डटे रहे मैदान में। मतलब सपना देखते रहे। सपना देखते रहे। और मजरू साहब का जो शेर है कि यूं तो अकेला ही चला था, लोग आते गए काफिला बनता गया, तो काफिला बन जाता है। वो अकेला तो चले, कम से कम आदमी शुरुआत तो करे। देव साहब का कोई किस्सा बताइए आप दो। दीवाना के साथ में आपने बहुत काम किया है। नहीं, मैंने उनके साथ, उनकी जो लास्ट उन्होंने हम दोनों जब कलर करके कलर करी करवाई। थी, तब मेरा उनके साथ में काम करने का मौका मिला। लेकिन वो तो आदमी मतलब नेक्स्ट लेवल थे, एनर्जी का, मतलब उनके अंदर इतना भंडार था एनर्जी का कि क्या कहें। उन्होंने उनसे एक चीज़ सीखने जैसी है, हार नहीं माननी है। करेक्ट। हार नहीं माननी। और कोई ऐसी याद जिनको आप नहीं भूल सकते? ऐसी बहुत सारी यादें हैं। अब जैसे चोपड़ा साहब से एक बार मैं बात कर रहा था, तो उनसे पूछ रहा था कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। वो बोले कि जब ये यश ने ये पिक्चर बनाई वक्त, प्रोड्यूसर चोपड़ा साहब ही थे, तो बोले तब मुझे पहली बार रिग्रेट हुआ कि ये पिक्चर मैंने क्यों नहीं बनाई हुई। अच्छा। उनका मतलब मैं खुद दंग रह गया सुन के कि बोले यार इतनी बेहतरीन पिक्चर बनाई यश ने। तो भाई तो उन्हीं का था। हाँ। नया दौर के बारे में क्या है? नया दौर में बताया कि दिलीप साहब उनके घर आए थे और नरेशन के लिए, तो उन्होंने नया दौर का नरेशन दिया। संडे का दिन था और वो नरेशन देने के बाद बोले कि आप बताना सोच के। तो बोले भाई सोचना क्या है, आप साइनिंग दो। ओके। तो बोले आज संडे है, कहाँ से साइनिंग दूँ आपको। तो बोले 1 रुपया तो होगा। तो बोला 1 रुपया तो है। तो बोला 1 रुपया दो, साइन हो गया दिलीप कुमार। क्या बात। आज के दौर में तो पॉसिबल नहीं। नहीं, आज भी ऐसे मैंने कई ऐसे, मतलब आज के जो यंगस्टर्स हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो फ्री में भी काम करते हैं। कितने किस्से सुनने में आते हैं ऐसे कि फीस नहीं लेते हैं आपस में। कोई एक किस्सा? नहीं, अभी जैसे आमिर खान वगैरह हैं इस तरह का, वो आपस में जब उनको लगता है कि नहीं ये करने जैसा है, तो 200 करोड़ ले लेंगे तो फिर 1 रुपए की क्या वैल्यू है? ना। देखिए अपने अपने दौर के मापदंड हैं। उस टाइम पे दिलीप साहब लाख रुपया लिया करते थे। उस टाइम पे लाख रुपए की वैल्यू बहुत हुआ करती थी। ठीक है विनोद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत कोई धन्यवाद। ऐसा पहलू जो अगर आप कभी भी महसूस करें बिल्कुल तो ये स्टेज आपके लिए हमेशा स्वागत करेगा। आप आइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि आज के यूथ को शायद हम इसी माध्यम से कुछ पुरानी चीज़ें बता सकते हैं, अगर वो देखना चाहे और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहे। नहीं, और अमित जी ने जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो लोगों तक पहुंच रहा है, ये बहुत सराहनीय काम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अमित ओझा जी को देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।